ये बात है साल 1946 की। आजादी से ठीक एक साल पहले अंग्रेज भारत छोड़ने की तैयारी में थे और ये बात लगभग पक्की हो चुकी थी कि जो भी कांग्रेस का अगला प्रेसिडेंट बनेगा वही आजाद भारत की पहली सरकार चलाएगा, मतलब देश का पहला प्रधानमंत्री बनेगा। अप्रैल का महीना था और कांग्रेस में प्रेसिडेंट पद के लिए चुनाव होने वाले थे। नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख थी 29 अप्रैल 1946। जब देश भर की प्रदेश कांग्रेस कमेटियों से पूछा गया कि उनकी पसंद कौन है, तो रिजल्ट बिल्कुल साफ था। 15 में से 12 कमेटियों ने एक ही नाम चुना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसी भी कमेटी ने जवाहरलाल नेहरू का नाम आगे नहीं बढ़ाया था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इतिहास में नेहरू जी का नाम भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर लिखा गया? कैसे महात्मा गांधी के सिर्फ एक इशारे ने डेमोक्रेसी के इस फैसले को पलट दिया? चलिए, आज उसी ऐतिहासिक कहानी को परत दर परत समझते हैं, जब एक फैसले ने हिंदुस्तान का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। साल 1946, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और भारत की आजादी का सवेरा होने ही वाला था। अंग्रेजों का कैबिनेट मिशन भारत आया हुआ था, जिसका काम था शांति से पावर ट्रांसफर करने का एक प्लान बनाना। यह साफ था कि जो भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनेगा वही अंतरिम सरकार का हेड होगा और आगे चलकर आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री कहलाएगा। उस वक्त कांग्रेस प्रेसिडेंट मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, जो 1940 से इस पद पर थे और अब उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था। अब नए प्रेसिडेंट के चुनाव का टाइम था और ये कोई मामूली चुनाव नहीं था, ये भारत का भविष्य तय करने वाला था। इस रेस में दो नाम सबसे आगे चल रहे थे। एक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लोग लौह पुरुष भी कहते थे। पटेल साहब का मैनेजमेंट कमाल का था और कांग्रेस पार्टी के हर वर्कर पर उनकी जबरदस्त पकड़ थी। दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, जो अपनी मॉडर्न सोच, यंग एनर्जी और पब्लिक के बीच अपनी करिश्माई इमेज के लिए जाने जाते थे। और इन दोनों से भी ऊपर थे महात्मा गांधी, कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर और देश के राष्ट्रपिता, जिनकी हर बात पत्थर की लकीर होती थी। अब स्टेज सेट था और पूरा देश अपनी सांसें रोककर देख रहा था कि कांग्रेस किसे अपना लीडर चुनती है और कौन लिखेगा भारत की किस्मत। कांग्रेस के नियमों के हिसाब से प्रेसिडेंट का चुनाव प्रदेश की कांग्रेस कमेटियों के नॉमिनेशन से होना था। पूरे देश में ऐसी 15 कमेटियां थीं जिन्हें अपना नेता चुनकर दिल्ली भेजना था। जब नॉमिनेशन की प्रोसेस शुरू हुई तो नतीजे इतने साफ थे कि किसी को कोई शक नहीं रहा। 29 अप्रैल 1946 नॉमिनेशन की लास्ट डेट थी। इस दिन तक 15 में से 12 प्रदेश कमेटियों ने सरदार पटेल के नाम पर मुहर लगा दी थी। ये लगभग वन साइडेड फैसला था। बाकी बची 3 कमेटियों ने किसी का नाम आगे नहीं बढ़ाया था। हैरानी की बात तो ये थी कि एक भी प्रदेश कमेटी ने जवाहरलाल नेहरू का नाम आगे नहीं बढ़ाया था। डेमोक्रेटिक प्रोसेस और पार्टी के नियमों के हिसाब से ये साफ हो चुका था कि सरदार पटेल ही कांग्रेस के अगले प्रेसिडेंट और देश के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे। उनकी मजबूत लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल्स को देखते हुए कांग्रेस के ज्यादातर लोग मानते थे कि पटेल ही उस मुश्किल समय में देश को एक स्टेबल और मजबूत सरकार दे सकते हैं। लेकिन इतिहास में अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं। पर्दे के पीछे एक और ही कहानी चल रही थी जो सब कुछ बदलने वाली थी। चुनाव के नतीजे तो साफ थे, पर गांधी जी के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो पहले ही साफ कर चुके थे कि उनकी पसंद जवाहरलाल नेहरू हैं। जब गांधी जी ने देखा कि कांग्रेस की सारी कमेटियां पटेल के साथ हैं, तो उन्होंने इस मामले में सीधा दखल देने का फैसला किया। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब यह साफ हो गया कि नेहरू के नाम का प्रस्ताव कहीं से भी नहीं आया है। गांधी जी के कहने पर कांग्रेस के उस वक्त के जनरल सेक्रेटरी आचार्य जेबी कृपलानी ने वर्किंग कमेटी के कुछ मेंबरों को नेहरू का नाम आगे बढ़ाने के लिए मनाया। इसके बाद दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक टेंशन भरी मीटिंग हुई। गांधी जी ने पटेल से सीधे सीधे कहा कि वो प्राइम मिनिस्टर की रेस से अपना नाम वापस ले लें। कई इतिहासकार मानते हैं कि गांधी जी को लगता था कि नेहरू नंबर 2 की पोजीशन कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और अगर उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया तो वो सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। गांधी जी जानते थे कि पटेल उनके सबसे भरोसेमंद साथी थे और उनकी बात कभी नहीं टालेंगे। ये सरदार पटेल के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। एक तरफ पार्टी का डेमोक्रेटिक फैसला था तो दूसरी तरफ उनके गुरु गांधी जी का हुक्म। पटेल ने एक पल भी नहीं सोचा। अपने लीडर का मान रखने और देश की एकता के लिए उन्होंने पद छोड़ दिया। उन्होंने खुद पीछे हटकर नेहरू का नाम आगे बढ़ाया और इस तरह जवाहरलाल नेहरू बिना किसी विरोध के कांग्रेस प्रेसिडेंट चुन लिए गए। इसी के साथ उनका आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री बनने का रास्ता भी साफ हो गया। ये इतिहास का सबसे बड़ा सवाल है कि गांधी जी ने भारी बहुमत वाले पटेल की जगह नेहरू को क्यों चुना। इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है, लेकिन इतिहासकार कुछ खास वजहें बताते हैं। दुनिया भर के मामलों की समझ। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पढ़ाई इंग्लैंड से की थी और वो वेस्टर्न दुनिया को बेहतर समझते थे। गांधी जी को लगा कि अंग्रेजों से पावर ट्रांसफर की मुश्किल बातचीत करने और दुनिया के सामने भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए नेहरू बेहतर कैंडिडेट थे।
नेहरू की ग्लोबल इमेज नौजवानों और पढ़े लिखे लोगों में बहुत पॉपुलर थी और उनकी एक इंटरनेशनल पहचान थी। गांधी जी को लगा कि नेहरू का करिश्मा नए नए आज़ाद हुए भारत को दुनिया में पहचान दिलाने में मदद करेगा, जबकि पटेल की इमेज एक सख्त और घरेलू एडमिनिस्ट्रेटर की थी। फ्यूचर की पॉलिटिक्स और उम्र। उस समय पटेल 71 साल के थे, जबकि नेहरू सिर्फ 56 साल के। शायद गांधी जी देश के लिए एक लंबा और युवा चेहरा चाहते थे। उन्हें यह भी डर था कि अगर नेहरू को टॉप पोस्ट नहीं मिली तो पटेल और उनके बीच झगड़ा हो सकता है, जिससे पार्टी टूट सकती है। गांधी जी को भरोसा था कि पटेल उनकी बात मान लेंगे और दूसरे पद पर भी काम करते रहेंगे, लेकिन शायद नेहरू ऐसा ना करते। सेक्युलर सोच। गांधी जी का मानना था कि नेहरू की सेक्युलर सोच उस नाजुक दौर में देश को एक रखने के लिए जरूरी थी, जब देश बंटवारे के दुख से गुजर रहा था। इन सभी वजहों से गांधी जी ने एक ऐसा फैसला लिया जो डेमोक्रेसी के हिसाब से भले ही सही ना लगे, पर उनकी नज़र में उस वक्त भारत के लिए सबसे सही था। अक्सर ऐसा दिखाया जाता है कि पटेल और नेहरू एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। प्रधानमंत्री पद को लेकर उनमें फर्क जरूर थे, पर जब देश बनाने की बात आई तो दोनों ने एक दूसरे का साथ देकर काम किया। पटेल ने गांधी जी का फैसला माना और नेहरू की कैबिनेट में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बने। होम मिनिस्टर रहते हुए सरदार पटेल ने वो काम किया जो लगभग नामुमकिन लगता था। उन्होंने अपनी समझ और पक्के इरादे से 567 से ज्यादा रियासतों को भारत में शामिल करवाया। चाहे हैदराबाद के निजाम का घमंड हो या जूनागढ़ की साजिश, पटेल ने हर मुश्किल का सामना साम दाम दंड भेद की नीति से किया और एक यूनाइटेड भारत की नींव रखी। इसी वजह से उन्हें भारत का लौह पुरुष और भारत को जोड़ने वाला कहा जाता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जहां नेहरू आजाद भारत का चेहरा थे, वहीं पटेल वो चट्टान थे जिसने देश को बिखरने से बचाया। कश्मीर और चीन जैसे मुद्दों पर दोनों में बड़े मतभेद थे, लेकिन वे एक दूसरे का सम्मान करते थे। उनका रिश्ता दुश्मनी से कहीं ज्यादा एक मजबूत पार्टनरशिप का था, जहां दोनों में अपने अपने तरीके से देश की सेवा की। 15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल का बॉम्बे यानी अब मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया। वो आज़ादी के बाद देश की सिर्फ 3 साल से कुछ ज्यादा समय तक ही सेवा कर सके। उनके बाद नेहरू लगभग 17 सालों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने देश की विदेश नीति से लेकर आर्थिक और सामाजिक बनावट पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। गांधी जी का 1946 का वो फैसला आज भी एक बड़ी बहस का टॉपिक है। बहुत से लोग मानते हैं कि अगर पटेल प्रधानमंत्री बनते तो शायद कश्मीर और चीन जैसी समस्याएं इतनी बड़ी ना होती, क्योंकि वो इन मामलों पर ज्यादा प्रैक्टिकल और मजबूत फैसला लेते। वहीं कुछ का मानना है कि नेहरू की मॉडर्न और साइंटिफिक सोच ने ही भारत को एक प्रोग्रेसिव और डेमोक्रेटिक देश बनाया। ये सवाल हमेशा रहेगा कि क्या होता अगर। इतिहास को बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन उससे सीखा जरूर जा सकता है। ये घटना हमें दिखाती है कि कैसे किसी एक इंसान का फैसला करोड़ों लोगों की किस्मत तय कर सकता है। आपको क्या लगता है? क्या गांधी जी का पटेल की जगह नेहरू को चुनने का फैसला सही था? अगर सरदार पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते तो आज हमारा देश कैसा होता? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।